नमस्कार। जिस जेलेंस्की को दुनिया विदूषक कह के खारिज कर रही थी, जिसको रिजीम चेंज के अभियान के तहत अमेरिका ने यूक्रेन के सिंहासन पर बिठाया था, जैसे वेनेजुएला में उस मैडम को बिठाया है, जैसे वो ईरान में भी किसी को बिठाना चाहते थे, सत्ता पलट करके जो बिठाया है, उस जेलेंस्की ने सिर्फ रूस के लिए सरदर्द खड़ा नहीं किया है, उसके सबसे बड़े हमदर्द यूरोप, वो यूरोप जो डोनाल्ड ट्रंप से भी लड़ रहा है जेलेंस्की के लिए, जेलेंस्की ने उस यूरोप के लिए इतने कांटे बोए हैं, इतना जहर बोया है कि धरती पर इतनी बड़ी कपट की कोई भी मिसाल नहीं मिल सकती। जयचंद वैचंद तो कहीं नहीं लगते हैं। जयचंद की कहानी हमारे यहाँ जो है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद वाली, उसमें बहुत सारे पेच हैं, पता नहीं जयचंद अपराधी है या नहीं है। वहाँ पे अलग अलग टाइप, चूँकि बन गया है मुहावरा, जयचंद ने चूँकि एक दुश्मन का साथ दिया था, वो मुस्लिम था, तो हिंदूवादी उसको अपराधी कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप अपने साढ़ू की बेटी को हरण करके ले आएंगे तो साधु क्या करेगा? दुश्मन के साथ मिलके आपको नुकसान पहुंचाएगा। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए आना ही नहीं चाहता था, जयचंद बुला के लाया, मैं जितवाऊंगा तुमको, मारो उसको, क्योंकि संयोगिता जयचंद की बेटी थी। तो जयचंद जो था वो अपने बदले के लिए पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी को बुला के लाया था। लेकिन जेलेंस्की जो है वो जयचंद नहीं है। इस आदमी ने जो सगे थे यूरोप के देश, उनके साथ भी कपट किया। जर्मनी के लोग, फ्रांस के लोग, एक एक जगह के लोग, जनता, वहाँ की सरकारें तड़पी हैं, तरसी हैं, उनके उद्योग बंद हो गए। जर्मनी से बहुत सारी इंडस्ट्रियां बाहर चली गईं, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, और रूस से लड़ाई के कारण नहीं, बल्कि जेलेंस्की के घटिया कदम के कारण। आज जेलेंस्की के एक आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई है, और हम इस पूरे मामले को समझेंगे कि किस तरह से यूरोप के साथ जेलेंस्की ने कपट किया था। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। सिर्फ 4 साल पुरानी बात है, और अब तक जो खबरें थीं उसमें खुफिया रिपोर्ट आ रही है, रूस आरोप लगा रहा है, यूक्रेन आरोप लगा रहा है, जर्मनी आरोप लगा रहा है, अमेरिका आरोप लगा रहा है, पर अब ये कंफर्म हो गया है। यूक्रेन के एक आदमी शेरी के ने बाकायदा षड्यंत्र करके समुद्र के अंदर जा रही गैस पाइपलाइन को उड़ाया था। 2 गैस पाइपलाइन थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2। दोनों को इस आदमी ने डैमेज किया। इससे अमेरिका ने अरबों डॉलर की कमाई की है, और यूक्रेन ने अपने ही सहयोगी देशों को बर्बाद कर दिया। जो खबरें हैं उसके हिसाब से इस आदमी के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल हो गई है जर्मनी की अदालत में। ये बाल्टिक सागर के नीचे रूस से जर्मनी तक गैस पाइपलाइन जाया करती थी, और इनकी क्षमता, जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 थी उसकी क्षमता 55 अरब घन मीटर गैस थी सालाना, और 2 की क्षमता भी 55 अरब क्षमता भी इतनी ही थी, मतलब दोनों की, यानी कुल मिला के 110 BCM सालाना गैस यूरोप को मिलती थी। यानी एक से मिलती थी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 से मिलने वाली थी। इसकी 40% जो पूरी गैस है यूरोप की, 40% उस गैस पाइपलाइन से आती थी। इस गैस पाइपलाइन को जेलेंस्की ने उड़वा दिया था। आरोप कई तरह के लगे, किसी ने कहा रूस ने अपने आप उड़ा लिया है, किसी ने कहा कि ये जर्मनी की साजिश है, अमेरिका के ऊपर भी शक के बादल आए। लेकिन अब पता चला कि सितंबर 22 में 26 तारीख को समुद्र के नीचे जेलेंस्की ने विस्फोट कराए थे,
और नॉर्ड स्ट्रीम 1 पूरी तरह बंद हो गई और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो चालू होनी थी वो चालू नहीं हो पाई। इन दोनों के बंद होने का मतलब क्या है, इसको अगर आप समझें तो यूरोप में जो 15 से 25 यूरो की गैस आती थी, 15 से 25 यूरो की एक MWH आती थी, अब MWH में जाएंगे तो वो हो जाएगा, और ये बाद में 340 यूरो तक पहुंच गए। यानी कुल मिला के 20 गुना दाम, 15 से 20 गुना दाम गैस का यूरोप ने चुकाया है। फ्रांस ने, इटली ने, जर्मनी ने, क्रीमिया ने, सब ने। इन लोगों को हार के LNG खरीदनी पड़ी अमेरिका से, जिससे अमेरिका ने खूब माल काटा। ये 20 गुना कीमत ही इसीलिए चुकानी पड़ी क्योंकि LNG का एक सिस्टम बताऊं मैं आपको। देखिए, आपके घर में भी LNG आती होगी। दरअसल उसका नाम ही है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी उसको खूब जोर से दबाया। गैसों की प्रकृति होती है, जिसने भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा, उसको अगर जोर से दबाओ तो वो तरल में बदल जाती हैं। तो वो जो तरल अवस्था में गैस थी वो आती है भर के टैंकर के अंदर अमेरिका से, जहाँ से भी। फिर उसके ऊपर जो प्रेशर हटता है टैंकर से, उसको निकालता है तो वो तरल गैस में बदल जाता है। तो आपके किचन में भी एक चौकोर सा बड़ा सा बॉक्स लगा रहता है, वो खाली मीटर नहीं है, वो तरल को गैस में भी बदलता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी जिसमें तरल से गैस आना और उसको तरल अवस्था में, लिक्विड में पानी की तरह की गैस आएगी, उसको गैस जैसे में बदलने का काम जो था वो करना पड़ता था। और इससे अमेरिका, कतर, नाइजीरिया और अल्जीरिया से LNG खरीदनी पड़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा LNG अमेरिका ने बेची। -16 डिग्री पे अगर लेके जाओगे तो गैस तरल हो जाती है। और 26% LNG अमेरिका से आती थी 2021 में, जो 2023 आते आते 50% से ऊपर हो गई। यानी अमेरिका ने खूब माल काटा। और आपको पता होगा उसने अपना तेल भी खूब महंगा बेचा था इनको, क्योंकि ये लोग रशियन तेल खरीदते थे, और इनको गैस भी महंगी बेची थी। यूरोप से सिर्फ एनर्जी पर करीब 600 से 700 अरब डॉलर, अरब यूरो, यानी इसमें आप 700 अरब में आप ये समझ लीजिए कि दो जो जीरो लगा दीजिए। आमतौर पे अभी आजकल के रेट के हिसाब से 100 के 102, 100, 103, 104 रुपए का एक यूरो होता है। यानी 50 से 70 लाख करोड़ रुपए, 50 से 70 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा एनर्जी पे। जर्मनी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि 55% गैस जर्मनी को इसी पाइपलाइन से आती थी। उसकी केमिकल इंडस्ट्री, उसकी स्टील इंडस्ट्री, उसकी ग्लास इंडस्ट्री, उसकी फर्टिलाइज़र और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो जर्मन कार बनती थी, वो सारी कंपनियां मर्सिडीज़ दूसरे देशों में चली गईं, स्कोडा, क्योंकि वहाँ पर वो प्लांट चला ही नहीं सकते थे, गैस इतनी महंगी थी। हालत ये थी कि लोग नेटो से बाहर निकलो ये मांग करते हुए इन सारे यूरोपीय देशों, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी, इनकी सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं था। ये सब हुआ इस एक हरकत के कारण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कहने का मतलब ये सिर्फ एक पाइपलाइन पंक्चर नहीं की थी, ये पूरा एनर्जी का इकोसिस्टम खत्म कर दिया था। जर्मनी के लोगों के पास घर गर्म करने के लिए गैस नहीं थी। ये 20 गुने दाम में गैस मिलेगी तो वो घर कैसे गर्म करेंगे। अब सोचिए कि सबसे बड़ी कंपनी BASF, सबसे बड़ी केमिकल बनाने वाली कंपनी है यूरोप की, उसने हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसको उत्पादन बंद करना पड़ा। जर्मनी की 2023 में जर्मन मंदी में चला गया। 2024 में जाके उसकी थोड़ी अर्थव्यवस्था स्थिर रही, लेकिन अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ होती है, जैसे हमारे यहाँ GDP की ग्रोथ 7%, 8%, वो बंद हो गई थी। यूरोप में महंगाई करीब 10% महंगाई की दर पहुंच गई थी। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, खाद्य पदार्थ, उर्वरक वगैरह, सब महंगे हो गए थे। यानी कुल मिला के
यूरोप के ऊपर एक भयंकर दबाव बन गया और उसके साथ बहुत सारा पैसा उनको किस में खर्च करना पड़ा, नए एलएनजी टर्मिनल बनाने पड़े, गैस आयात करने के नए रूट खोलने पड़े, अमेरिका से अनुबंध करने पड़े एलएनजी के। यानी कुल मिला के ये जो आदमी पकड़ा गया है, जेलेंस्की का आदमी, यूक्रेनियन नागरिक, इसने पूरे यूरोप को बर्बाद किया और केवल रूस को नुकसान पहुंचाने के नाम पे इस जेलेंस्की ने अपने ही शुभ चिंतकों को कष्ट में डाल दिया। कितने कष्ट में डाल दिया, इससे आप अंदाजा लगाइए। अभी भी यूरोप इसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये युद्ध में है। डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ चुका है इसको इसके हाल पे। तो ऐसी स्थिति में अपने आप में सोचने की बात है कि किस तरह से ये जो अक्सर व्लादिमीर जेलेंस्की जो आदमी है, ये किस तरह से अमेरिका के हाथ में खेला। मैं आपको बताऊं, रूस से जेलेंस्की का युद्ध हुआ, लेकिन उसके पीछे अमेरिका की चाल ज़्यादा थी। अमेरिका को लाभ भी इससे ज़्यादा हुआ क्योंकि इस युद्ध से रूस की एनर्जी की सप्लाई रोक दी गई और उस सप्लाई को जहां पाइपलाइन वगैरह से हो रही थी उसको भी नष्ट कर दिया गया। और अब तो वहां पर जो उनके रिफाइनरी वगैरह पे भी हमले किए जा रहे हैं ताकि दुनिया में रूस की एनर्जी ना मिले। ईरान की एनर्जी को इन्होंने पहले ही रोक दिया था प्रतिबंध लगा के, और ऐसे में वेनेजुएला की एनर्जी को इन्होंने रोका ही हुआ था। तो पूरा दुनिया के एनर्जी मार्केट पे अमेरिका का कब्जा था। अमेरिका के पास नया नया तेल निकल रहा था क्योंकि उसने वहाँ पर शेल ऑयल का सिस्टम शुरू कर दिया था, यानी वो चट्टानों को तोड़ के उसके अंदर, मैं सब बता चुका हूँ, वहाँ से तेल निकाल के और वो तेल उसको बेचना था। अब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया वो तेल का। तो उसने बाकी लोगों की दुकान पे जो तेल बेचते थे, ऐसे समझिए कि आप जलेबी बनाते हो, आप 4 दुकानें जलेबी की सील करा दो, मोहल्ले में आप ही की बचे। उस तरह से उसने पूरे इसके ऊपर, या इसके पास या इसके जेब में बैठे हुए जो देश थे, पूरा कब्जा कर लिया था। तो इस युद्ध से यह एक्सपोज हुआ कि रूस को टारगेट करना सिर्फ एनर्जी वाले के कारण किया गया होगा, लेकिन दूसरा कारण और भी था। आपको पता है पहले दुनिया में 2 फोर्सेस होती थी, एक नेटो होता था और एक वार्सा संधि वाले देश होते थे। भाई शीत युद्ध खत्म हो गया तो रूस ने कहा कि अब शीत युद्ध खत्म है तो हम लोग क्यों करना है, हम तो वार्सा संधि वाला है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। नेटो भी इसीलिए बना था कि भाई रूस और वार्सा संधि वालों का मुकाबला हमको करना है, लेकिन उन्होंने नेटो खत्म नहीं किया और नेटो को गिरोह की तरह पूरी दुनिया पे ताकत अपनी कायम रखने के लिए बनाए रखा था। रूस को तकलीफ तो थी, पर अगर ये होने लगे कि दुश्मन आपके बगल वाला घर भी खरीद ले, पीछे वाला घर भी खरीद ले, सब कुछ करने लगे, तो आपको टेंशन तो होगी। और रूस को इसी वजह से यूक्रेन के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, और ये नेटो के उसके जितने अंगू मंगू चंगू हैं ये भी साथ में लगे हुए थे। वो तो नेटो के सदस्यों ने ऐतराज कर दिया, वरना ये जेलेंस्की नेटो का हिस्सा होता और फिर रूस अब जेलेंस्की पे हमला करता तो ये सारे देश मिलकर हमला करते, उनका भी आर्टिकल 5 ही है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने उसको मेंबर तो नहीं बनाया पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करते करते उस सपोले ने, आस्तीन के सांप ने इन्हीं को तड़पा दिया। और ये जो नया खुलासा हुआ है, नई एफआईआर जो हुई है, इससे ये साफ हो गया है कि जर्मनी को, फ्रांस को, इन देशों को तड़पाने वाला एक आदमी था, व्लादिमीर जेलेंस्की, और उसने अपने फ़ायदे के लिए इन सब देशों को संकट में डाला। अगर आपने उस समय मेरे वीडियो वगैरह देखे होंगे तो बहुत बुरा हाल था इन देशों का अंदर से एनर्जी क्राइसिस के कारण। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।